नील गगन में उड़ती चिड़िया, नील गगन में उड़ती चिड़िया कुछ पल में थक जाती है। कवि के अंतर मन की कविता सूरज को छू जाती है। फूल खिले खुशबू महकाए, फूल खिले खुशबू महकाए, संध्या समय मुरझाते हैं। कवि की कविता पढ़ पढ़ पाठक आनंद खूब उठाते हैं। भेदभाव को भूल के बच्चा, भेदभाव को भूल के बच्चा हर घर को अपनाता है। इसी तरह तो कवि भी हमको कविता लिखना सिखाता है, कविता लिखना समझाता है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं नीलम वत्स आज आपको कक्षा 12वीं जो कि हमारी आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने है, कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित है। आज उसकी व्याख्या करेंगे और कवि कुंवर नारायण के बारे में जानेंगे। कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित ये कविता के बहाने आज का जो हमारा समय चला हुआ है मशीनी युग, और इस युग यांत्रिक युग में लोग आशंकित है, संदेहग्रस्त है कि क्या आज भी या आने वाले समय में कविता विद्यमान रहेगी। तो कवि उन्हीं शंकाओं को दूर करते हुए कि कवि की कविता सजीव और निर्जीव हर एक पर लिखी जाती है और हर समय मौजूद रहती है। कवि द्वारा लिखी गई कविता पाठक द्वारा जब जब पढ़ी जाएगी तब तब वह उसका आनंद उठा पाएगा। अनंत काल तक कविता जीवित रहती है। कविता का सारांश भी मैंने आपको बता दिया। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम कवि कुंवर नारायण के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और कुंवर नारायण के बाद जीवन परिचय के बाद मैं आपको कविता की व्याख्या करवाऊंगी। तो चलिए करते हैं कुंवर नारायण के बारे में बात। कुंवर नारायण जिनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह जो कि 1956 में बहुत ही प्रसिद्ध इनका की रचना है। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। मैं आपको याद दिला दूं कि आज जो कविता हम कर रहे हैं कविता के बहाने, वो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। 1 नंबर का प्रश्न हमारा पाठ्यक्रम में आ सकता है, परीक्षा में आ सकता है हमारा, कि कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो उसका उत्तर होगा इन दिनों। आत्मजयी इनका बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनके समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार जो कि एक सामान्य है। प्रमुख पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान। इन सम्मानों से इस कवि को नवाजा गया। न जाने कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। ये कवि की कविताएं की लाइनें हैं। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। किंतु कविता की विद्या को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखा। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नानुकूलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील
मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। ये थी कुंवर नारायण के बारे में, उनकी रचनाएं, उनका जीवन, जन्म, मृत्यु और साहित्यिक विशेषताएं हमने पढ़ी। अब कवि द्वारा रचित कविता की व्याख्या करेंगे। देखिए, कविता के बहाने, कवि ने जो शीर्षक दिया है उसी में कवि ने दिखाया है कि कविता को लिखने के क्या क्या बहाने हो सकते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण द्वारा रचित है और उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। इसमें कवि ने कविता के लिखने और कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। तो देखिए कवि क्या कहना चाहता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान के समान ही कविता की भी अपनी उड़ान होती है। जिस तरह चिड़िया पंख के बल पर आकाश में उड़ती है, उसी तरह कविता कल्पना रूपी पंख लगाकर विचरण करती है। यहाँ पर कवि क्या दिखाता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया के अंदर जितनी ऊर्जा होती है वो उतना ही उड़ पाती है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है, वो अनंत आकाश में उड़ सकती है। और इसके लिए यहाँ पर 2 लाइनें हैं उस कवि की, कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि जहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती वहाँ पर कवि का अंतर्मन पहुँचे जाता है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान असीमित है। अनंत आकाश में हर जगह पर कविता जो है हमारी उड़ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कि कविता कल्पना रूपी पंख लगाकर अंदर बाहर हर जगह पर विचरण कर सकती है। उसकी शब्द छवि, अर्थ छवि हर जगह मौजूद है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, कि कल्पना रूपी पंख लगाकर कविता हर जगह पर विचरण करती है और कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया इस उड़ान का अंदाजा नहीं लगा सकती। कहने का तात्पर्य क्या है कि कविता जब लिखी जाती है और जब जब पाठक उसे पढ़ेगा हर समय उसका आनंद उठाएगा, वो अनंत काल तक जीवित रहती है। यहाँ पर कवि ने कविता के माध्यम से कविता की समानता दिखाते अपनी कविता चिड़िया की उड़ान के समान ही अपनी कविता की उड़ान बताई है, कि कैसे कवि भी अपनी कल्पना रूपी पंख लगाकर उड़ाने भरता है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। और यहाँ पर कवि चिड़िया की उड़ान को सीमित मानता है और कविता की उड़ान को असीमित। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब कवि क्या कहता है कि फूल के खिलने के समान ही कविता का खिलना है। जब सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य के उदय के साथ ही फूल का खिलना होता है, फूल खिलता है। और जब संध्या समय सूर्य अस्त हो जाता है तो फूल भी मुरझा जाता है। जब तक फूल जीवित रहता है वो अपनी सुगंध इस वातावरण में बिखेरता रहता है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कहता है कि कविता भी फूल की तरह एक खिलना है। जब कवि कविता लिखता है तो उस कविता की जो महक है वो इस संसार में विद्यमान रहती है, क्योंकि जब जब पाठक उस कविता को पढ़ेगा तब तब वह उसका आनंद उठा पाएगा। लेकिन जो फूल है उसका जीवन सीमित है, वो कुछ पल के लिए ही जीवित रहता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, कि फूल का स्थान भी निर्धारित होता है। लेकिन कविता अपनी कल्पना रूपी पंख लगाकर जब वो खिलती है तो वो इस घर उस घर हर जगह पर मौजूद रहती है और उसका आनंद हर समय हर पाठक उठा सकता है। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, उस कविता की महक को फूल नहीं समझ सकता। अंतिम पद्यांश हमारा, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने।
बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कवि क्या कहता है कि बच्चों के खेल के समान ही कविता का खेल है। कविता शब्दों से खेलती है कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा खेलता है उसी प्रकार कवि भी अपने शब्दों के साथ खेल करके कविता का निर्माण करता है। यहाँ पर कवि क्या दिखाना चाहता है कि बच्चा जो है वो निश्चल होता है, उसके अंदर छल कपट नहीं होता, वो हर घर को एक मानता है, अपने खेलने का स्थान वो हर घर में ढूंढ लेता है, अंदर बाहर भीतर कहीं भी विद्यमान है तो वो अपने लिए अपने खेल का सामान भी स्थान भी ढूंढ लेता है। सब घर एक कर देने के माने उस बच्चे के लिए कोई घर पराया नहीं होता, वह सभी घरों को एक मानता है और इस बात को केवल बच्चा ही जानता है, कविता नहीं जानती। क्योंकि बाल मन को समझ पाना सब नहीं समझ पाते, लेकिन बाल मन एक ऐसा मन है जो इस पूरे संसार को एक सूत्र में बांध सकता है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि इस बात को केवल बच्चा ही जानता है, इसको कविता नहीं जानती। इस पूरी कविता के अंदर कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है, प्रसाद गुण है, शांत रस का परिपाक हुआ है और कविता के अंदर कवि ने कवि की रचनात्मकता की, उसकी ऊर्जा शक्ति का वर्णन किया है। कवि कहना चाहता है कि एक कवि जब कविता लिखता है तो प्रकृति के हर एक कण पर, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, हर एक पर कविता लिख सकता है और कवि द्वारा लिखी गई लेखनी साहित्य के अंदर मौजूद रहती है। जब जब पाठक चाहे तब तब उसका आनंद उठा सकता है। और अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग किया है। कवि ने अपनी कविता के अंदर एक मनुष्य को ये बात भी समझाने का प्रयास किया है कि बच्चा जो है वो हर घर के लिए एक समान होता है, पूरे इस संसार को एक कर देने की शक्ति उस बच्चे के अंदर ही है, क्योंकि छोटे बच्चे से कोई भी द्वेष भावना नहीं रखता और ना ही वो किसी घर को पराया समझता है। धन्यवाद।